Assalamualaikum dear students. The topic which we are going to discuss today is stoichiometry. Students, stoichiometry की बात करें तो stoichiometry ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग हम देखें तो ये दो पार्ट्स पर कंसिस्ट है. फर्स्ट इज stoichion, इट मीन्स एलिमेंट एंड metron मीन measuring. तो stoichiometry एक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स की या रिएक्टेंट्स की जो है मेजरमेंट करते हैं, एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये जब कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान का जो रिलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन जो है वो हमें स्टोइकियोमेट्री बताती है. तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं. Stoichiometry is the branch of chemistry which deals with the study of quantitative relationship between reactants and products. यानी reactants और products के दरमियान जो quantitative relationship है, यानी reactant का mass कितना है, product का mass कितना है, ठीक है, उनके दरमियान quantitative जो relationship है वो हमें stoichiometry बताती है. For example, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन के मॉल हैं और यहाँ पर 2 वाटर के मॉल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन के ग्राम्स निकालना चाहिए, इसका मास निकालना चाहें तो उसका आएगा 4 ग्राम और ऑक्सीजन का जो मास है वो 32 ग्राम आएगा, बिकॉज 2 यहाँ पर एटम है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का अगर 1 एटम होता है तो उसका 16 ग्राम है, तो 2 एटम होंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम. क्लियर. तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट्स का मास कैलकुलेट करें तो 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 36. ठीक है ना. अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और अगर इसका मास हम कैलकुलेट करें इट इज ऑल्सो इक्वल टू 36 ग्राम. इट मीन्स कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया इस तरह कि मास जो है वो सेम रहा है, मास जो है वो लॉस नहीं हुआ उसमें. ठीक है, यानी हमारे पास 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम 36 ग्राम अगर हमने रिएक्टेंट डाला है तो हमें प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी उतनी ही मिली है. ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. कौन सा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. यानी उनकी क्वांटिटी क्या है, यानी रिएक्टेंट की जितनी क्वांटिटी है क्या प्रोडक्ट की उतनी क्वांटिटी है या नहीं है. ठीक है, तो ये सब कुछ हम स्टोइकियोमेट्री में देखते हैं. स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट की अमाउंट बताते हैं और उससे प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो डिराइव करते हैं. ठीक है, अब ये सब करने के लिए हमें कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है. फर्स्ट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में वाटर की एग्जांपल दी थी, तो हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन था और 32 ग्राम ऑक्सीजन थी, जो जिन्होंने कंबाइन करके जो उनका टोटल मास था वो 36 ग्राम था. इस तरह जो प्रोडक्ट हमारे पास बना वाटर मॉलिक्यूल, उसका भी जो मास था वो 36 ग्राम था. इसका मतलब हमारे रिएक्टेंट की जो अमाउंट है 36 ग्राम, वही कन्वर्ट होके जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गई है. इसका मतलब मास हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. ठीक है, मास हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कंजर्व है. जितना हमारे पास रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट आया. तो इसका मतलब ये हमारे पास मास की कंजर्वेशन है. तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम ओबे करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद स्टोइकियोमेट्री. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये हमें क्या कहता है? A chemical compound will always have same amount of each element by weight, no matter what the amount is or source. कि एक जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड होता है उसकी जो रेशियो होती है, यानी इसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स होती है उनकी रेशियो होती है वो सेम होती है. ठीक है, उसका सोर्स जो मर्जी हो उसकी रेशियो हमारे पास सेम. यानी फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लें
तो वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम पर कंसिस्ट होता है। अब हम यहाँ पर इनका अगर एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करें तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 2, रेशियो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 16, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो 1:8 आएगी। फ्रेंड्स, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ठीक है, कहीं भी आप चले जाएं, आपको वाटर मॉलिक्यूल की रेशियो यही मिलेगी 1:8, 2:16, यू कैन से टू एनीथिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो एक कंपाउंड होता है उसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियो सेम होती है, उनकी कंपोजिशन सेम होती है, नो मैटर कि हमारा सोर्स क्या है, ठीक है। हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी आप मॉलिक्यूल लगा लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगा लें, कोई भी कंपाउंड लगा लें, तो आपके पास जो उनकी रेशियो होती है एलिमेंट्स की वो थ्रू आउट द आप कह सकते हैं कि मिक्स कंपाउंड सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं हमारे पास, तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लिमिटेशन फर्स्ट है, दे डू नॉट टेल अस अबाउट द कंडीशन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए आप ये नहीं बता सकते कि ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर प्रेशर हमने क्या प्रोवाइड किया था, इस रिएक्शन को प्रोसीड होते हुए जो हमारा टेम्परेचर था उसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं उनका वॉल्यूम क्या है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए आप कंडीशन नहीं बता सकते। तो सेकेंड लाइन वर्ड इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी आप रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं बता सकते एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए कि जो रिएक्शन है वो कितने टाइम में हुआ है, ठीक है। तो टाइम भी नहीं आप बता सकते एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए, इसके अलावा आप कंडीशन नहीं बता सकते कि रिएक्शन जो है वो आपका प्रेशर क्या था, टेम्परेचर क्या था या वॉल्यूम क्या था, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास इसकी लिमिटेशन है। द सेकंड वन इज chemical equation can even be written to describe a chemical change that does not occur, कि केमिकल इक्वेशन आप उस रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं जो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मैं यहाँ पर कोई भी जो है वो कंपाउंड लिख देती हूँ, सोडियम फ्लोराइड लिख दें, ठीक है, साथ में मैं रिएक्शन करवा देती हूँ क्लोरीन का, Cl2 का, ठीक है। अब ये सोडियम फ्लोराइड एंड क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम लगेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 NaCl, और एक्चुअली ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं तो खुद ही इसकी जो है वो इसकी केमिकल इक्वेशन लिख सकती हूँ, ऐसा ही है ना। और यहाँ पर फ्लोरीन गैस की एवोल्यूशन हो गई है, इवॉल्व होगी फ्लोरीन गैस, ठीक है। एक्चुअली ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि केमिकल इक्वेशन हम उस रिएक्शन की भी लिख सकते हैं जो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये इसकी हमारे पास लिमिटेशंस हैं केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो जब हम राइट डाउन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कुछ अजम्पशंस हैं, यानी हमने फर्ज कर लिए कुछ चीजें, ठीक है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बात की कि केमिकल इक्वेशन की ये लिमिटेशन है कि हम उस रिएक्शन की भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं जो एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है, कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं, फर्ज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो असम्पशन कहलाती हैं, इन फर्स्ट असम्पशन है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन है, ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर मौजूद। प्रोडक्ट के अंदर देखें तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसका मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट थे वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं। कंप्लीटली का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे
प्रोडक्ट में भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन की तादाद 2 थी, 2 एटम्स थे, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो रिएक्टेंट थे कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा द सेकेंड अजम्पशन इज नो साइड रिएक्शन अकर, कोई भी हमारे पास साइड रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो है वो बना जो कि हमारे पास साइड रिएक्शन करेंगे, बाय प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन नहीं हुई। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम देखते हुए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है तो हम प्रोडक्ट का भी मास निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकाल सकते हैं, हम जस्ट जब नेक्स्ट जो है वो हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि हम किस तरह रिएक्टेंट की मास अगर हमें गिवन है तो उससे प्रोडक्ट का मास जो है वो निकाल सकते हैं, या हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है तो इस तरह प्रोडक्ट के मॉल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। या हमें अगर हम वाइस वर्सा कह सकते हैं, ये हमें प्रोडक्ट के मॉल्स गिवन है तो उससे रिएक्टेंट का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को भी देखते हैं कि अगर हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप है। फर्स्ट इज मास मास रिलेशनशिप, इट मीन्स कि अगर हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है तो उससे हम प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं। द सेकेंड वन इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, अगर हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है तो हम प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या वाइस वर्सा अगर हमें प्रोडक्ट का मास गिवन है तो उससे हम रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज मास मोल रिलेशनशिप, इट मीन्स कि अगर हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है तो हम प्रोडक्ट के मॉल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा इसको देखें तो प्रोडक्ट के अगर हमें मास गिवन है तो उससे हम रिएक्टेंट के मॉल्स जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। So these are the ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक शॉर्ट सा टॉपिक स्टोइकियोमेट्री का, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो वैसे देखने से तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बना के सब कुछ सब टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, यानी फर्स्टली जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसकी डेफिनेशन बताई, उसके बाद एक शॉर्ट से उसके साथ आप एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी ना कोई इक्वेशन लिख सकते हो। इसके बाद जो है वो हमने लॉस की बात की, लिमिटेशंस की बात की, अजम्पशंस की बात की, रिलेशनशिप्स की बात की। तो अगर ये जो है आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह हेडिंग्स बनाकर लिख सकते हो। आपकी जो है मार्क्स इंशाल्लाह बिल्कुल भी इसे रिडक्ट नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको सब पॉइंट्स भी क्लियरली अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप मुझसे इजीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।